क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, और ये कौन सी नंबर की अभिक्रिया रहेगी हमारी? 5th नंबर की, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। चलो अब हमें करना है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, और वो भी किसकी करेंगे? हम क्षारक की करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें हमें ना हमारी वही वाला उदाहरण लिख लेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग की थी। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग की थी तो याद है आपको, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया था चूने के पानी में, है ना। चूने के पानी में मतलब कि CaOH का होल ट्वाइस में। जब हमें क्या टेस्टिंग करनी थी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, उसके लिए हम क्या करते थे, अलग से जो CO2 है ना, उसको कहाँ प्रवाहित करवा देते थे? चूने के पानी में, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो ये क्या बना लेता था? क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो देखो Ca, यहां से आ गया Ca, ठीक है। यहां से ले लो C, और उसके बाद O देख लो, 2 यहां से और 1 यहां से ले लिया, क्या हो जाएगा? 3। तो CaCO3 बनता था, प्लस लास्ट में क्या बनता है? H2O, वाटर बनता है, H2O। तो ये वही है, देखो ये आपका बेस है। ये क्या है? बेस, मतलब कि क्षारक है। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये वही रिएक्शन है। कम क्षारक ही है ये। उसके बाद ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधातु ऑक्साइड है। क्या है? अधातु ऑक्साइड। देखो धातु ऑक्साइड क्या होता है? जिसके साथ धातु जुड़ी हो। ऑक्सीजन के साथ जब धातु जुड़ी होती है तो वो धातु ऑक्साइड होता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जब अधातु जुड़ी हो तो वो अधात्विक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये क्षारक हो गया और ये अधात्विक ऑक्साइड हो गया, और बना क्या रहा है? देखो CaCO3, मतलब ये लवण हो गया, सॉल्ट, और देखो ये लास्ट में क्या हो गया? जल। तो हो गई क्षारक की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ, और बना लिया लवण और जल, ठीक है। तो ये भी उदासीनीकरण ही है एक प्रकार से, क्योंकि देखो यहाँ पे क्षारक है, और ये जो अधातु ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। तो जब क्षारक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल। आया समझ में? चल, तो क्षारक के अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? लवण और जल बनता है। आप चाहो तो लिख लो इसको, क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल बनता है। लिखो, क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्षारक की क्रिया करेंगे आप अधातु या अधात्विक भी लिख सकते हैं ना, अधात्विक ऑक्साइड। वो धात्विक ऑक्साइड था, ये अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो बन रहा है लवण और जल, ठीक है। लवण और जल बन रहा है, और उदाहरण हमने वही वाला ले लिया, इक्वेशन जो हम पहले कर चुके हैं। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
प्लस CO2, ये हो जाएगा आधात्विक ऑक्साइड, और ये कंबाइन करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है, सॉल्ट है, और लास्ट में हो जाएगा जल। ये हो गई आपकी अभिक्रिया, बैलेंस भी है ये, ठीक है, लिख लीजिए। स्ट्रक्चर हो गया। क्षारक की अभिक्रिया जब आप करेंगे आधात्विक ऑक्साइड से तो भी क्या बनेगा, लवण और जल, लिख। अच्छा, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि क्षारक की क्रिया जब आधातु ऑक्साइड से करी तब भी लवण और जल बना। इसका मतलब आधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लेना आधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। आधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। आधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। ये हो गया, आधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये देखो, ठीक है, ये वाला किया था अपन ने, लास्ट वाली प्रॉपर्टी, क्षारक के साथ आधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। हमने ये देखा क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूने के पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि एक क्षारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जब ये करता है तो बनाता है लवण एवं जल, ठीक है। चूंकि ये क्षारक एवं अम्ल के साथ बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, और ये किसके सिमिलर है, जो क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया होती है ना, बिल्कुल उसके सिमिलर ही है। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमको क्या करना है, ये देखो, ये देखिए, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। मतलब आप अम्ल और क्षारक की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, अम्ल एवं क्षारक की जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया। तो आप, जब हम अम्ल और क्षारक पढ़ रहे थे तभी हमने क्या देखा था, अम्ल जो होता है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और क्षारक जो होता है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करता है। मतलब अम्ल H+ रिलीज करता है और क्षारक OH रिलीज करता है, ठीक है। चलिए, तो जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, इसे हमें देखना है। पहले अम्ल देखेंगे, उसके बाद क्षारक देखेंगे। देखो क्या है, जल की उपस्थिति में HCl क्या है, हमारा अम्ल है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक हो सकते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। अब जो जल के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, मतलब जो अम्ल को जब आपने पानी में घोला तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। अब हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होगा वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो जल के अणु के साथ मिलकर रहेगा, ठीक है। वो अकेला नहीं रहेगा, वो जल के अणु के साथ मिल जाएगा। तो जल का अणु H2O होता है, और वो H2O के साथ एक और H मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H3O, ठीक है। लेकिन ये जल के अणु के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या तो हाइड्रोजन आयन बोल लो या H3O+। H3O+ क्यों बोला, क्योंकि ये जो H+ है वो H2O में जुड़ के रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए। मतलब जो वाटर होता है ना, वाटर जब ये H+ आयन रिलीज हुआ है तो वो वाटर के साथ मिक्स होके H3O+ बनाकर रहेगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और इसी प्रकार से बेस का भी मैंने बता दिया था। बेस जो होता है ना, क्षारक जो होता है, वो जल में क्या होता है, OH- आयन रिलीज करता है। हमने देखा कि अम्ल जो है वो जल में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। जब क्षारक को आप जल में घोलोगे तो ये OH- आयन छोड़ेगा। ये देखो, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, और तीनों ही केसेस में उसने OH- आयन रिलीज करा। तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, तो बता ही दिया था। जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। और यहाँ पे लिखकर भी दिया है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। मतलब सारे क्षारक जल में नहीं घुलते, लेकिन जो जल में घुलनशील क्षारक हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है,
सोपी होते हैं टच करने में और स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, और तथा संक्षारक, प्रकृति संक्षारक होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इन्हें कभी छूना चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सारे अम्ल को नहीं चख सकते तो वैसे क्षारक को भी नहीं, ठीक है। मतलब अम्ल तो कुछ कुछ हम खाते भी हैं, कंज्यूम करते हैं ना, जो खट्टी चीजों में जो भी अम्ल होता है वो, ठीक है, लेकिन आपको हर चीज को टेस्ट कर कर नहीं देखना है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। अब जल में आप एक बार अम्ल को घोलेंगे और एक बार क्षारक को घोलेंगे, उसके बाद उनकी रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, चलिए लिखते हैं। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक लिखो। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक, ठीक है। अब पहले, अब इसमें दो है ना, अलग अलग करेंगे। अब पहले लिखेंगे जलीय विलयन में अम्ल, जलीय विलयन में अम्ल। अब लिखना अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं हाइड्रोजन आयन, या H+ ही लिख लो, है ना इसको, जो आपका हाइड्रोजन आयन है ना। आप आयन नहीं भी लिखोगे ना यहाँ पे तो चल जाएगा, क्योंकि हम पहले ही प्लस लगा चुके हैं ना, तो उसका मतलब आयन ही है, ठीक है। H+ आयन देता है, मतलब इसी को हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, है ना। यदि आप ये वाला वर्ड हटा भी दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि देखो H, ये जो प्लस है ना यही आयन है, तो H+ देता है या हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, और लिखो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रह सकता, नहीं रहता है, यह जल के अणु के साथ मिलकर H3O+ आयन, है ना, इसे क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोनियम आयन बनकर रहता है। इसे लिख लो हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन बनकर रहता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, है ना। हाइड्रोनियम आयन बनकर रहता है, चलो ये लिखो पहले। अब देखो रिएक्शन में मैंने कौन सा वाला अम्ल ले लिया है, HCl ले लिया है, ठीक है। HCl अम्ल मैंने लिया है इस रिएक्शन में, जो कि आपका अम्ल है, ठीक है। प्लस इसको आपको जल में घोलना है, वाटर में घोलना है, तो देखो क्या होगा, ये H+ आयन छोड़ देगा, है ना। वाटर में क्या होगा, H+ आयन ये छोड़ देगा,
और Cl अलग हो जाएगा, है ना, H प्लस आयन छोड़ेगा और Cl अलग हो जाएगा, H प्लस आयन छोड़ देगा, फिर Cl अलग है, Cl के ऊपर एक माइनस होता है, ठीक है, और वाटर को हम अलग से लिख देते हैं। अब इसने क्या किया, अम्ल ने कौन सा वाला आयन छोड़ दिया है, H प्लस, हाइड्रोजन वाला आयन रिलीज कर दिया, अलग हो गया है वाटर में, है ना, Cl भी अलग हो गया क्योंकि हाइड्रोजन उससे सेपरेट हो रहा है ना, H प्लस आयन छोड़ा और वाटर में, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता ऐसे, तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना H2O, इसके साथ जुड़ कर रहे, है ना, तो क्या बन जाएगा, H2O में H जुड़ जाएगा तो H3O प्लस बन जाएगा, है ना। तो देखो इस टाइप से होगा, जो आपने HCl को घोला है ना पानी में, है ना, HCl को जब आपने पानी में घोला है वाटर में, तो H प्लस तो आयन वो रिलीज करेगा, लेकिन वो H प्लस आयन किसके साथ जुड़कर रहेगा, वाटर के साथ, तो ये हो जाएगा H3O प्लस, है ना, हाइड्रोनियम आयन हो गया, और यहाँ पे Cl को आप कर देंगे अलग, ठीक है, Cl को आप कर देंगे अलग, तो ये हो गई इक्वेशन। ये वाली भी लिख सकते हो, चाहो तो वो वाली भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अपन देखो ये तो अम्ल की कर ली हमने, हमें पता है कौन सा आयन छोड़ता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन छोड़ता है, ठीक है। अब हम करेंगे, अभी हमने क्या लिखा था, जलीय विलयन में अम्ल, अब आप लिखो जलीय विलयन में क्षारक, ठीक है, जलीय विलयन में क्षारक, जलीय विलयन में क्षारक, और आपको पता है क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक जलीय विलयन में, हाइड्रोक्साइड आयन को अपन पूरा हिंदी में नहीं लिख रहे, पूरा ऐसे लिख लो OH नेगेटिव, ठीक है, आयन, आयन दोबारा से भी नहीं लिखना आपको, OH माइनस, यही आयन है, ठीक है, माइनस लगा दिया हमने, देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं हम, देखो NaOH ले लिया मैंने यहाँ पे, जब आप इसे किसमें घोलेंगे, जल में घोलेंगे, ठीक है, तो ये देखो सोडियम अलग हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस अलग हो जाएगा। अब देखो एक चीज समझना, ये वाला प्लस तो हमारा रिएक्शन वाला है, और ये सोडियम के ऊपर प्लस आए, सोडियम आयन है ये, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। अब मैं आपको बताऊंगी ये प्लस माइनस, अभी समझ में नहीं आ रहा ना, ये प्लस कहाँ से आता है माइनस कहाँ से आता है, ठीक है, 9th में पढ़ा होता तो आ जाता अभी तक, पर आ जाएगा, ठीक है, अभी आ जाएगा, अभी मैं समझाऊंगी आपको। इंग्लिश मीडियम में भी पूरा है ना, इसमें ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, पर ठीक है कोई बात नहीं, ये आपको पता होना चाहिए ये प्लस वाला आयन और माइनस वाला आयन हमें कैसे आता है, ठीक है। अब देखो जब सोडियम ऐसे लिखा हुआ है ना Na, जब सिंपल Na लिखा है तो वो एक एलिमेंट है, एलिमेंट है, लेकिन जब ये Na प्लस लिखा है, इसके ऊपर प्लस या माइनस मैंने लगाया है तो वो आयन बनेगा, ठीक है, जब इसके ऊपर मैंने प्लस या माइनस लगाया है तो वो आयन बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस मैं समझाती हूँ आपको, थोड़ा सा लंबा है वो, है ना, टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। चलो अब मैं बताती हूँ ये प्लस और माइनस कैसे आता है ना, अभी एक दो एग्जांपल और लिख लें, एक बार और स्टार्ट। ये वाला टॉपिक था कि जो HCl है उसको अपन ने पानी में घोला तो ये पॉजिटिव आयन देता है, H पॉजिटिव आयन, और ये H3O प्लस बन के रहता है। अब ये प्रॉब्लम होती है आपको कि ये प्लस और माइनस ये कहाँ से आता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो देखो आप सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े बहुत जैसे पीरियोडिक टेबल के कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो आप याद कर ही लो, है ना, जैसे हाइड्रोजन 1 पे आता है, हीलियम 2 पे आता है ना, इस तरीके से आप कम से कम 30 तक तो याद कर ही लो, है ना। अब देखो मैं बताऊंगी आपको, कम से कम एटलीस्ट 30 तक आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप ये सब निकाल पाओगे। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मतलब कि संयोजकता क्या होती है, ठीक है।
अब ये प्लस माइनस कैसे आता है वो आपको समझना है। अब देखो जो सोडियम होता है ना, सोडियम, जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल सबसे पहले लिया था। अब सोडियम जो है वो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। अच्छा, जिस नंबर पे वो आता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब कि उसकी परमाणु संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, उसकी परमाणु संख्या। तो सोडियम जो होता है ना, सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर, या अपन बोले परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। मतलब वो आवर्त सारणी में जितने नंबर पे आता है ना, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। मतलब ये कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, इसलिए इसकी परमाणु संख्या क्या हो गई, 11। अब जो उसका एटॉमिक नंबर होता है ना, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो उसमें प्लस वाले चार्जेस भी हैं और माइनस वाले चार्जेस भी हैं। अब ये याद रखना, बहुत सिंपल है, जितने नंबर पे वो आता है उतने ही उसके पास प्लस है और उतने ही उसके पास माइनस है। तो देखो प्लस को बोलते हैं पी प्लस, प्रोटॉन, प्रोटॉन भी कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ई माइनस, डिनोट करते हैं ई माइनस, और वो भी कितने होंगे, 11। अच्छा, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, वो न्यूट्रॉन होता है। अब देखो जब आप उसका परमाणु बनाने जाते हो, जैसे आपने सोडियम का परमाणु बनाना है, किसका, सोडियम का, सोडियम का परमाणु एटम आपको बनाना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले जब आप एटम बनाते हो तो बीच में होता है न्यूक्लियस, मतलब कि उसका केंद्रक होता है, बीच में केंद्र होता है। और उस, अच्छा देखो इन तीनों में से क्या चीज न्यूक्लियस के अंदर होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में से क्या चीज न्यूक्लियस के अंदर होगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप बोलोगे मैम इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उस परमाणु के बाहर कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब देखो पूरे 11 के 11 प्रोटॉन तो इसके अंदर आ गए, और पूरे 11 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, वो इसके बाहर क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। लेकिन क्या दिक्कत होती है कि अब ये क्वेश्चन आता है ना हमारे दिमाग में कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे, कितनी कक्षाएं होंगी, और कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, ये भी हमारे लिए कंफ्यूजन था। तो नील्स बोहर सर ने एक फॉर्मूला दिया था हमको, बोहर्स फॉर्मूला जिसे बोलते हैं। अच्छा, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, बोर का परमाणु मॉडल इस तरीके से दिखता है ना, के एल एम एन करके अलग अलग कक्षाएं बनी होती हैं, बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। देखो अब क्या है, जो नील्स बोहर सर ने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला है 2n²। क्या है, 2n²। अब इस 2n² के फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कैसे, अब जैसे हमें सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अब सारे 11 एक साथ तो चक्कर लगा नहीं रहे होंगे, और कितनी कक्षाएं होंगी उसमें, और कितनी कक्षा में कितने चक्कर लगाएंगे, ये पता करना है। तो ये पता करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सबसे पहली वाली कक्षा का यदि निकालना है कि सबसे फर्स्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो n की जगह पे 1 रख दो। सेकंड का निकालना है तो n की जगह पे 2 रख दो। थर्ड का निकालोगे तो 3, फिर आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे इधर ध्यान दो जरा, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला जो 2n² है, इससे हम क्या करेंगे, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं। देखो 2n² ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है, ठीक है। अब हमें कक्षाएं निकालनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कक्षा में कितने कितने आएंगे। तो देखो पहली कक्षा का यदि आप निकालोगे तो n के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1। देखो पहली वाले का निकालोगे तो n के प्लेस पे हमने 1 रखा और स्क्वायर लगा दिया, तो ये हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का इंटू 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। आया समझ में, मत देखो ये लिखा भी है मैंने कि पहली वाली में 2 लगा सकते हैं, दूसरी वाले में 8 लगा सकते हैं, तीसरे वाले में 18, फिर 32, ऐसे निकाल के देख लो आप। अब आपको दूसरी वाली कक्षा का निकालना है तो आप n के प्लेस पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब देखो n के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, 2, और उसके ऊपर स्क्वायर लगाया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का इंटू 2 में करेंगे तो 8। थर्ड का निकाल के देख लो, ये 2, अब n के प्लेस पे क्या रखोगे, 3, तो 3 रख लो, और उसके बाद स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 3 का स्क्वायर 6 कब से होता है, 9 होता है ना, 3 3 जा 9, और 9 इंटू 2 करेंगे तो 18, तो ये हो जाएगा आपका 18। अब देखो 2, अब क्या रखेंगे n के प्लेस पे, 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 16, और 16 का इंटू 2 में करेंगे तो 32। तो देखो 2, 8, 18 और 32,
मतलब पहले वाली कक्षा की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की, दूसरी वाले की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की, तीसरी वाले की 18 और चौथे वाले की 32। अब इन कक्षाओं के नामकरण भी बताए हैं हमें 9th क्लास में, नामकरण कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट वाले को के, फिर एल, एम, एन, इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया कक्षा। मतलब अब जो सबसे पहली वाली कक्षा बनाई है उसका नाम के हो जाएगा, सेकेंड वाली का एल हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा। अब हम सोडियम की बात कर लेते हैं। देखो और एक चीज रूल ये याद रखना कि जब तक आपकी जो पहली वाली कक्षा है वो पूरी ना भर जाए तो दूसरे पे नहीं जाना, फिर दूसरी वाली पूरी ना भर जाए तो तीसरे पे नहीं जाना। ठीक है, 1 बाय 1 पूरी कक्षा भरनी चाहिए। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, मतलब पहली वाली में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। अब देखो आप देखो पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो मैंने 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली वाली में भर दिए। अब कितने बचे आपके पास, 9 बचे। अब सेकेंड वाली कक्षा बनाई और उसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब 2 और 8 10 हो गए, अब 1 बचा है और उस 1 के लिए मुझे दोबारा से एक और कक्षा बनानी पड़ेगी और वो मैंने यहाँ भर दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, पता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 281। 281 ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। मतलब पहली वाली कक्षा में 2, दूसरी वाली में 8 और तीसरी वाली में 1। अब पता है देखो जिसकी कक्षा पूरी भरी नहीं होती है, जिसकी लास्ट वाली कक्षा पूरी भरी नहीं होती है, वो क्या करता है, अपनी कक्षा को भरने के लिए दूसरे एटम्स के साथ जाके जुड़ता है, मतलब रिएक्शन करता है। अब जैसे NaCl से जुड़ गया, NaCl से जुड़ गया, तो उसने रिएक्शन क्यों की Cl से, क्योंकि उसको अपनी कक्षा कंप्लीट करनी होगी और उसे भी कंप्लीट करनी होगी, तो दोनों ने क्या कर ली, रिएक्शन कर ली। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आप सोचो जरा, थर्ड वाली कक्षा की कैपेसिटी कितनी है, थर्ड वाली कक्षा की कैपेसिटी कितनी है, बताओ, कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी कितनी है थर्ड, 18। मतलब उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब जाके वो कक्षा भराएगी। लेकिन सोडियम के पास तो कितने हैं, एक ही है ना। सोडियम के पास लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब यदि आप उसको पूरा भरना चाहोगे तो आपको 17 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स लाना। चलो थर्ड कक्षा की बात छोड़ो, यदि मान लो कोई फोर्थ कक्षा पे आ गया और उसके पास 1-2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो 30 या 31 इलेक्ट्रॉन्स ला पाएगा, इतनी एनर्जी तो नहीं है उसमें। तो क्या है, एक नियम आया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी एक नियम आया, और वो क्या था, आपको क्या करना है, लास्ट वाली कक्षा को पूरा भरना है। तो जरूरी नहीं है कि आप जैसे सोडियम के केस में 18 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, तो आप पूरे 18 ही कंप्लीट करो। अष्टक नियम आया और अष्टक नियम ये बोल रहा है कि आप लास्ट वाली कक्षा में 8 पूरे कर दो। कितने पूरे कर दो, 8 पूरे कर दो बस। लास्ट वाली कक्षा में आपको कितने पूरे करना है, 8 पूरे करना है। और आप 8 पूरे कर दोगे तो कक्षा उसकी भर जाएगी, कक्षा उसकी भर जाएगी और फिर वो रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी कक्षा पूरी भरी नहीं है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आप ले आओगे तो पूरा हो जाएगा। अब देखो काम सिंपल हो गया। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना भी 2 प्रकार से कंप्लीट करना हो गया। मतलब आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को 2 टाइप से कंप्लीट कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉन्स लेकर या फिर इलेक्ट्रॉन्स देकर। या तो इलेक्ट्रॉन्स लेकर कंप्लीट कर लो या इलेक्ट्रॉन्स देकर कंप्लीट कर लो। अब अपन बात करेंगे सोडियम की, ठीक है, जो हमने एग्जांपल लिया था। अब सोडियम के पास लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, जो लास्ट वाली कक्षा होती है उसे वैलेंस शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, मतलब कि संयोजकता कक्ष, कक्षा मतलब है ना, संयोजकता वाली कक्षा होती है ये। ठीक है, और याद रखिएगा जब भी आपको लेना देना करना है तो प्रोटॉन्स का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। जो भी होगा लेना देना वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त वाले, जो लास्ट वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिर्फ उनका लेना देना होता है। अब सोडियम की बात हम करें तो सोडियम को अपना अष्टक पूरा करना है, मतलब अपना 8 पूरा करना है। तो कौन सा तरीका यूज करेगा, वो लेने वाला या देने वाला, ध्यान से देखो। अब सोडियम के पास लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, या तो वो क्या करेगा,
किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएगा, तब जाकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन इससे सरल काम ये है ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में है उसको किसी को क्या कर दे, दे दे। तो हमारी ये जो लास्ट वाली कक्षा है ना, ये जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये कक्षा पूरी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हमें तो लास्ट की कक्षा में 8 पूरा करना है, तो दिख रही है आपको लास्ट की कक्षा में 8। अब भले चाहे वो लेकर कंप्लीट हो या देकर कंप्लीट हो, बस लास्ट बाहर की जो कक्षा होनी चाहिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। अब भले ही उसके लिए आपको एक कक्षा हटानी भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो सोडियम के पास सरल रास्ता क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा सरल होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी और एक इलेक्ट्रॉन को देने में कम होगी। तो जो इजी वाला जो काम होगा ना वो हम करेंगे। तो देखो याद रखना, अब क्या होगा, अब सोडियम जो था अब वो 2 8 1 नहीं रहा, अब वो क्या रह गया, बस 2 और 8। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दे दिया, और सोडियम ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाए। अब आया समझ में कैसे प्लस चार्ज आया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और जो देता है ना उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जितने देगा उतने प्लस आएंगे। अब सोडियम ने कितना दिया, तो एक प्लस आ गया। आया समझ में, ऐसे होता है। वैसे सोडियम एक ही देता है, सोडियम एक ही इसलिए देता है, चाहे आप कोई सा भी सोडियम ले आओ, बाहर वाली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अलग अलग सोडियम थोड़ी, तो वो एक ही देता है, ठीक है। तो सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। अब अच्छा, और दूसरे एलिमेंट्स भी बताऊंगी जो 2 3 भी देंगे, उसमें 2 प्लस आएगा 3 प्लस आएगा, वो भी सिखाऊंगी मैं, पर अभी मैंने सबसे सिंपल वाला उदाहरण आपके लिए लिया था, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर एक प्लस आ गया। आया समझ में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कब लेना है और कब देना है, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, कि कब हमें लेना है और कब हमें देना है, इसके लिए एग्जैक्टली हमें कुछ चीज हो, रूल हो, तो वो बताओ। तो रूल है, आप एक नंबर याद रखो, और वो नंबर याद आपको रखना है 4। 4 मतलब कि 4 नंबर आपको याद रखना है। नंबर 4 आप याद रख लो। नंबर 4 यदि आपने याद रख लिया तो आपको ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि कब लेना है कब देना है। नंबर 4 याद रख लीजिए। अब नंबर 4 का क्या क्या है, मतलब क्यों याद रखना है इसे, नंबर 4 याद इसलिए रखना है, यदि बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 से कम है तो क्या करेंगे, देगा, और यदि 4 से ज्यादा है तो क्या करेगा, लेगा। आया समझ में। तो यदि याद रखिए लेस देन 4 है, बाहर वाली कक्षा में लेस देन 4। अच्छा, लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, 4 से कम। लेस देन 4 मतलब 4 से कम। 4 से यदि कम है, क्या बोला है मैंने, 4 से, बाहर वाली कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो क्या करेगा, देगा, इसमें दान करेगा, है ना, दान करेगा मतलब देगा। और यदि 4 से ज्यादा है, 4 से अधिक लिख दें, 4 से अधिक है, 4 से अधिक है तो क्या करेगा, लेता है, ठीक है। 4 से यदि कम है तो क्या कर देगा, दे देगा, और 4 से यदि अधिक है तो क्या करेगा, ले लेगा। और लेगा तो क्या बनाएगा, माइनस, और देगा तो क्या बनाएगा, प्लस। अब देगा तो प्लस वाले चार्ज बनाएगा और लेगा तो माइनस वाले चार्ज बनाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, सोडियम जब ये था, सोडियम जब 281 था, मतलब जब इसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया दिया नहीं था, तब ये Na था, सोडियम एलिमेंट था, मतलब तब इसने क्रिया नहीं की थी, इसलिए इसके ऊपर प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं था। बट जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, मतलब वो किसी के साथ जुड़ चुका है, तो वो अब सोडियम नहीं है सिर्फ, अब वो बन चुका है सोडियम आयन। क्या बन चुका है वो, सोडियम आयन बन चुका है। पहले ये सिर्फ सोडियम एलिमेंट था, लेकिन अब इसने एक दे दिया है तो ये सोडियम आयन बन चुका है। और आयन भी कौन सा वाला बना है, धन आयन। धन आयन, धन मतलब होता है प्लस, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इसने पॉजिटिव बनाया है, मतलब इसने दिया है और तब जाके अष्टक पूरा करा है। अब देखो
एक और टर्म आता है यहाँ पे संयोजकता। क्या संयोजकता क्या होती है? संयोजकता मतलब होता है वैलेंसी। संयोजकता मतलब क्या होता है? वैलेंसी। वैलेंसी पे बात थोड़ी देर बात करेंगे, अभी इसको एक और तरीके से समझो। सोडियम के ऊपर एक प्लस आया है, ये तो आपने यहां से दिमाग लगा लिया कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए एक प्लस आया है। एक और तरीके से समझो, कैसे? हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम के पास प्लस भी 11 है और सोडियम के पास माइनस भी 11 थे, लेकिन सोडियम ने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। दिया क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? माइनस हो गया। अब उसके पास प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। प्रोटॉन तो उसके पास 11 ही है और इलेक्ट्रॉन उसके पास 10 है। अब बताओ सोडियम के पास क्या ज्यादा है? प्लस ज्यादा है कि माइनस ज्यादा है? प्लस। अब देखो जो मैं पूछ रही हूँ वो बताना है ना। अब मैंने बोला सोडियम के पास क्या ज्यादा है, और जो आप बोलोगे वो मैं लिखूंगी, और वही उसकी क्या होगी? संयोजकता, मतलब कि वैलेंसी। वही उसकी क्या होगी? संयोजकता या वैलेंसी। अब बताओ सोडियम के पास क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? प्लस या माइनस? प्लस ज्यादा। सोडियम के पास क्या ज्यादा है? प्लस ज्यादा है, तो मैंने लिख दिया प्लस ज्यादा है। अब ये बताओ सोडियम के पास कितने प्लस ज्यादा है? 11 प्लस ज्यादा है। दोनों का कंपैरिजन करूंगी तो 11 प्लस ज्यादा है, एक प्लस ज्यादा है, एक प्लस ज्यादा। ठीक है, ध्यान से देखा करो, कुछ भी मत बोला करो, है ना। सोडियम के पास क्या ज्यादा है? प्लस ज्यादा है। कितने प्लस ज्यादा है? दोनों का कंपैरिजन करो ना, एक प्लस ज्यादा है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1। क्या हो जाएगी संयोजकता सोडियम की? +1। मतलब वो उसकी संयोजन क्षमता। संयोजकता का मतलब होता है संयोजन क्षमता। वैलेंसी मतलब होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी मतलब होता है हिंदी में संयोजकता। क्या होता है? और इसी को अपन बोलते हैं संयोजन क्षमता। क्या बोलते हैं? संयोजन क्षमता। संयोजन मतलब कि जुड़ने की क्षमता। संयोजन क्षमता मतलब कि जुड़ने की क्षमता। मतलब जब उसने क्रिया करी किसी से तो वो किस क्षमता के साथ जुड़ा, तो आप बोलेंगे +1 क्षमता के साथ जुड़ा। अब +1 क्षमता के साथ जुड़ने का मतलब होता है एक देकर जुड़ा। क्या मतलब है? एक देकर। +1 बोला है मतलब प्लस मतलब देना, और कितने देना? एक देना। तो संयोजन क्षमता +1 है, मतलब कि एक प्लस मतलब कि प्लस मतलब देना, और एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन देना, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तब जुड़ा है। ठीक है, तो ये संयोजकता हो गई। अब वैलेंसी की बात हमने कर ली, ये होती है वैलेंसी। और ये इससे आपको समझ में आ गया कि सोडियम प्लस वाली चीज क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जो ज्यादा होगा वो दिखाएगा। सोडियम जो है उसके पास क्या ज्यादा था? एक प्लस ज्यादा था, एक प्लस, तो एक बार मैंने प्लस लगा दिया। आ गई बात समझ? अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो मैंने बात की क्लोरीन की। क्लोरीन की बात मैंने इसलिए कर ली, देखो यहाँ पे ना Cl- दिख रहा है ना, Cl-, तो हम Cl वाले ही समझ लेते हैं। Cl के ऊपर माइनस कैसे आया? अब देखो Cl के ऊपर कैसे माइनस आ गया, ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखो क्लोरीन होता है, क्लोरीन क्लोरीन जो होता है ये आवर्त सारणी में 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? मतलब इसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब मैंने आपको क्या बताया? जो परमाणु क्रमांक होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी 17 हैं और नेगेटिव चार्जेस भी 17 हैं। अब क्या होगा? 17 नंबर पे ये आता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहली वाली कक्षा में 2 आ गए, दूसरी वाली में 8 आ गए। अब 2 और 8 10 हो गए। अब कितने बचे? 7। उसके लिए अगली कक्षा बनानी पड़ेगी, तो 7 आ गए लास्ट में। अब मैंने आपको क्या बताया? कब लेना है कब देना है ये पता चलेगा नंबर 4 से। और हमने क्या लिखा था? जब नंबर 4 से अधिक होगा, 4 से अधिक होगा तो वो क्या करेगा? ले क्या लिखा है? लेगा। देखकर भी सही नहीं बोलते मतलब। तो जब नंबर 4 से अधिक है तो क्या करेगा? लेगा। ठीक है, ले लेगा। और 4 से कम है तो क्या करेगा? दे देगा। मतलब दे के टेंशन खत्म करो, 12 वाली कक्षा ऑटोमेटिक 8 हो जाएगी। और लेगा कब? जब 4 से ज्यादा है।
अब बताओ 7 जो है वो 4 से ज्यादा है, तो देखो ये क्या करेगा, लेगा, इजी वाला रास्ता अपनाएगा। अब देखो 7 देने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी ना, इससे अच्छा एक ले लो, कम एनर्जी वेस्ट होगी, तो ये क्या करेगा, एक लेगा। अब जो क्लोरीन है ना वो ऋणी हो गया, अच्छा लेने वाला क्या हो जाता है, ऋणी, इसलिए ऋण वाला चार्ज आ जाएगा, ऋण मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक माइनस। आया समझ में? अब देखो, लेकिन अब याद रखना, अब क्लोरीन ऐसा नहीं रहा, जब क्लोरीन ऐसा था ना तो ये Cl हम बोलते, लेकिन अब ये ऐसा बन चुका है 2 8 और 8, तो अब ये बन चुका है Cl माइनस, ठीक है। अब देखो ये पहली वाली कक्षा में 2, दूसरी वाली में 8 और तीसरी वाली में 7, और एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आके जुड़ जाएगा, तो ये 2 8 8 हो जाएगा और एक माइनस चार्ज दिख जाएगा। अब देखो इसको उस तरीके से समझो, किस तरीके से, जो मैंने आपको बताया। इधर देखो ध्यान से, इधर देखना, क्लोरीन का नंबर भी 17 है, क्लोरीन के पास प्रोटॉन भी 17 है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन भी 17 थे पहले, है ना, इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, लेकिन क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब सोडियम के केस में हमने क्या करा था, इसने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया था, लेकिन इसने क्या करा है, क्लोरीन ने तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है ना, एक माइनस ले लिया है, एक ले लिया तो प्लस कर दो एक इसमें। अब देखो ये प्रोटॉन तो हमारे पास 17 ही है, लेकिन जो माइनस है वो कितने हो गए, 18 हो गए ना। अब जो पूछूंगी वो बताना, क्लोरीन के पास क्या ज्यादा है, प्लस या माइनस, माइनस ज्यादा है, और कितने माइनस ज्यादा है, एक माइनस ज्यादा है, तो एक माइनस, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, क्या हो गई, संयोजकता हो जाएगी -1, क्या हो जाएगी, तो क्लोरीन की संयोजन क्षमता होती है -1। इसका मतलब ये है क्लोरीन एक लेकर जुड़ता है, क्लोरीन एक लेकर जुड़ता है, माइनस चिन्ह, अच्छा प्लस माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि कौन ले रहा है कौन दे रहा है। अब क्लोरीन के आगे, अच्छा क्लोरीन के ऊपर हमने ऐसा एक माइनस लगाया है ना, एक माइनस, आपको ये अलग से एक लिखने की जरूरत ही नहीं, दिख रहा है ना एक ही माइनस है, ठीक है। तो क्लोरीन की संयोजकता -1 क्यों होती है, -1 संयोजकता इसलिए होती है क्योंकि ये एक लेकर जुड़ता है। तो संयोजकता क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन को कितने की जरूरत है, वो होती है उसकी संयोजन क्षमता। अब जरूरत से मतलब ये नहीं बोल रही हूं मैं कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है, ये नहीं बोला है मैंने ये जरूरत बोला है कि उसको लेने की जरूरत है या देने की जरूरत है, और कितने इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत है। अब देखो बच्चों का आंसर गलत आ जाता है कई बार, जैसे कि देखो मैंने पूछा सोडियम के केस में, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। अब मैं यदि पूछूंगी सोडियम को कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है, तो वैसे एक्चुअली में क्या बोलना चाहिए आपको आंसर, आप 7 बोलोगे, लेकिन ये आंसर गलत है, आप बोलोगे 7 की जरूरत है। 7 की जरूरत है क्या सोडियम को, सोडियम को 7 लेने की जरूरत नहीं है, सोडियम को 1 देने की जरूरत है, ठीक है। अब ये बताओ उसने अपना अष्टक 7 लेकर पूरा किया कि 1 देकर पूरा किया, तो फिर संयोजकता 7 लेना कैसे हो गई, गलत आंसर हो गया ना ये। तो सोडियम को 7 लेने की जरूरत नहीं है, उसको 1 देने की जरूरत है। तो ये मत देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यदि ये देखोगे तो संयोजकता गलत कर दोगे। आप देखोगे सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आने पड़ेंगे तब जाके अष्टक पूरा होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं है, उसने 7 लेके तो अष्टक बिल्कुल भी पूरा नहीं करा, उसने तो 1 देकर करा है। तो जिस तरीके से वो ऑक्टेट को पूरा करता है वो जरूरत होती है, ना कि जितने की कमी है वो जरूरत होती है। कमी 7 की दिख रही है बट एक्चुअली में वो उसकी संयोजकता नहीं है। संयोजकता वो है कि उसने अपना अष्टक कैसे कंप्लीट किया है, लेकर कंप्लीट किया या देकर कंप्लीट किया है। तो 7 लेने की जरूरत नहीं है, उसे 1 देने की जरूरत है, इसलिए वैलेंसी क्या हो जाएगी +1। आया समझ? अब यहाँ पे तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है क्लोरीन के केस में कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 लेने की ही जरूरत है, तो -1 इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। आया समझ में, वैलेंसी -1 हो गई। अब देखो क्लोरीन की बात हमने कर ली है, क्लोरीन की बात क्या कि देखो हमने देखा
कि क्लोरीन के पास क्या ज्यादा है, माइनस ज्यादा है। कितने माइनस ज्यादा है, एक माइनस ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा होती है वो दिखाता है, तो क्या दिखाएगा, माइनस दिखाएगा। सोडियम के पास प्लस ज्यादा था तो प्लस दिखा रहा था, ठीक है। तो ऐसे आ गया इसके ऊपर -1। डन, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे 2+ वाले की बात की थी, तो 2+ वाला यहाँ देख लो। मैग्नीशियम एक मेटल है, धातु है, और अधिक जो धातुएं होती है ना, धातुएं, जैसे मैंने सोडियम की बात की थी, उसने भी प्लस बनाया था। अब मैं मैग्नीशियम की बात करूं, ये भी प्लस बनाएगा। मतलब धातुएं हमेशा दानी होती हैं। दानी मतलब कि ये देती ही हैं, और क्या बनाती है, प्लस। और अधातुएं होती हैं, वो ऋणी होती हैं, वो लेती हैं, और क्या बनाती है, माइनस। ठीक है। अब देखो, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे आवर्त सारणी में, मतलब इसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक हो गया 12। इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 2। पहली वाली कक्षा में 2, दूसरी वाली में 8, तीसरी वाली में भी 2। अब ध्यान से देखो, देखो मैंने क्या लिखा, 2 8 2 लिखा है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 और 2, मतलब पहले वाली कक्षा में आ जाएगा 2, दूसरी वाली में 8, हो गए 10, और जो 2 बचे उसको अगली कक्षा में। तो पहली वाली कक्षा में 2 भर दी, अगली वाली में 8 भर दी, तीसरी वाली में भी 2 भर दी। अब बताओ सिंपल रास्ता क्या है, किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेना सिंपल होगा या 2 इलेक्ट्रॉन देना सिंपल होगा, सीधी सी बात है। और ये तो देखना ही, ये भले ही मत देखो ना आप ही क्या सरल है, आप तो बस नंबर 4 देख लो ना, नंबर 4 देख लो। मैंने क्या बताया, बाहर वाली कक्षा में 4 से कम है तो दे देगा। तो बताओ बाहर वाली कक्षा में 4 से कम है, 2 है, तो क्या करेगा, देगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन देकर यही 8 पूरे हो जाएंगे, मतलब फिर वो इतना बचेगा, बस इतना बचेगा। अच्छा, जब ये इतना है तो Mg है, लेकिन जब 2,8 हो जाएगा तो Mg 2+ हो जाएगा, ये आयन लग जाएगा इसके ऊपर। आया समझ में। अब ये ऐसा नहीं रहेगा, अब ये ऐसा बन चुका है। अब बताओ मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दे दिए ना। मैग्नीशियम ने कितने दे दिए, 2 दे दिए। तो इसके ऊपर कितने प्लस आ जाएंगे, 2 प्लस आ जाएंगे। 2 दिए तो 2 प्लस आ गए। सोडियम ने 1 दिया था तो 1 प्लस आ गया था। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2+ करके 2+, ठीक है, या 2 बार प्लस लगा दो। आ गई बात समझ। अब देखो इसको भी उस तरीके से और समझ लो। मैग्नीशियम आ रहा है कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। मैग्नीशियम आ रहा है कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। प्लस मतलब प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 12, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 12। लेकिन इसने क्या करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो माइनस होंगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन उसके पास से कम हो जाएंगे ना। तो देखो प्रोटॉन तो बराबर ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए, 2 किसी को दे दिए। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। अब प्लस तो इसके पास 12 ही है, लेकिन माइनस इसके पास कितने बचे, 10। अब बताओ क्या ज्यादा है, प्लस ज्यादा है। कितने प्लस ज्यादा है, 2 प्लस ज्यादा है। तो वैलेंसी हो गई +2, संयोजकता क्या हो गई इसकी, +2। अब बताओ, अब यदि मैं पूछूं इसको कितने की कमी है, तो ये बोलोगे क्या इसको 6 की कमी है, आप क्या बोलेंगे, +2। इसने आज तक 6 लेकर कंप्लीट नहीं किया है, 2 देकर कंप्लीट किया है, इसलिए संयोजकता क्या हो जाएगी, +2। आया समझ, ऐसे होता है। अब देखो 3 वाला भी समझाया था मैंने यहाँ पे। एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम भी मेटल है, धातु है, और मैंने बताया धातुएं देती हैं। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 13 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी 13 हो गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 3। पहली वाली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 3, हो गए 13। अब फिर से देखो 4 से कम है तो क्या कर देगा, दे देगा, और यहीं पे इसका स्टेप पूरा हो जाएगा। तो अब ये जब 283 था तो Al था, एल्यूमिनियम था। अब ये क्या बचेगा, सिर्फ 28, और ये बन जाएगा Al2 3 बार प्लस, Al और 3 बार प्लस, आयन बन जाएगा, है ना, एल्यूमिनियम का आयन बन जाएगा। अब देखो तो एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, 3 कर दिए ना, तो एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस आ गया। और आप इस तरीके से ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको भी उस तरीके से देखो। देखो यहाँ देख लो, प्रोटॉन 13 है, अब इलेक्ट्रॉन तो क्या करे, इसने 3 किसी को दे दिए। अब कितने बचे बताओ, 10 बचे, 10 बचे। माइनस कितने हैं, 10 है, और प्लस कितने हैं, 13 है। अब बताओ क्या ज्यादा है, प्लस ज्यादा है, प्लस ज्यादा है। कितने प्लस ज्यादा है, 3।
3 प्लस ज्यादा है तो संयोजकता हो गई +3। अच्छा ये बताओ 5 कौन बोल रहा है संयोजकता? 5 है क्या? बताओ 8 कंप्लीट करने के लिए इसने 5 लिए किसी से? नो, इसने 3 दिए, तो संयोजकता हो गई +3। 3 दिए इसलिए प्लस है, देना मतलब प्लस, और कितने दिए? 3, तो +3 हो गई। आया समझ? अब देखो ऑक्सीजन का और समझा देती हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आता है, क्यों? क्योंकि ये 2 लेगा, सिंपल सी बात है, 2 लिए हैं इसने तब जाके माइनस आ रहा है। मतलब जब ये किसी के साथ जुड़ता है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब जाके जुड़ता है। अब देखो ऑक्सीजन आता है आपका 8 नंबर पे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गए 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 8। अभी इतना मत देखना है ना, अभी से बाद में देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो पहली वाली कक्षा में आ जाएंगे 2 और दूसरी वाली में आ जाएंगे 6। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, नंबर यदि 4 से बड़ा है तो वो लेता है। अब इसके पास कितने की कमी आ रही है? 2 की। अब देखो सिंपल भी वही है ना, 2 लेना सिंपल है, 6 देना टफ है, तो ये 2 लेगा। अब 2 लेगा इसलिए इसके ऊपर 2 माइनस आ जाएगा। आप इसको ऐसा लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब देखो अब इसने क्या करा, 2 किसी से ले लिया, तो देखो प्रोटॉन तो 8 के 8 ही रह गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 2 माइनस ज्यादा हो गए। अब ये नेगेटिविटी ज्यादा हो गई ना, पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज्यादा हो गया, तो नेगेटिविटी शो होगी उसकी, दिखाएगा वो नेगेटिव चार्ज। तो देखो प्लस तो 8 ही है, माइनस कितने हो गए? 10। अब बताओ क्या ज्यादा है? माइनस ज्यादा है, और कितने माइनस ज्यादा है? तो वैलेंसी हो गई -2। आया समझ में? अब इसकी वैलेंसी 6 देना नहीं है, इसकी वैलेंसी 2 लेना है। गॉट इट? आगे बढ़े। अब देखो, अब फॉर्मूला बनाना भी बता ही देती हूँ मैं, बार बार बोलती हूँ ना कि तुमको बताऊंगी मैं। देख लो इधर, फॉर्मूला जब हम बनाते हैं ना तो क्या लिखते हैं हम? देखो यहाँ पे आता है सिंबल, यहाँ पे आता है वैलेंसी, वैलेंसी मतलब संयोजकता, यहाँ पे होता है फॉर्मूला। अब मैं HCl का फॉर्मूला बनाना चाह रही हूँ, किसका? तो देखो सिंबल लिख लो दोनों के, H लिख लिया और मैंने Cl लिख लिया। अब दोनों की संयोजकता लिखो। ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो संयोजकता हो गई +1, और ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो संयोजकता हो गई -1। अब प्लस माइनस इतना ध्यान में मत रखना, बस इंटू कर देना। H का इंटू कर दो 1 में, H हो गया, Cl का इंटू कर दो 1 में, Cl। आया समझ में? ऐसे फॉर्मूला बन गया। अब बहुत बार आप बोलते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 होता है, तो ये नीचे 3 कैसे आ गया हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है ना? तो देखो सिंपल है, सिंबल लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। अब वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी संयोजकता लिखेंगे। एल्यूमिनियम के मैंने अभी बताई थी आपको, क्या बताई थी? एल्यूमिनियम की +3 होती है संयोजकता, ठीक है। एल्यूमिनियम की प्लस, अच्छा देखो कई बार आपको फॉर्मूला बनाना है और आपको संयोजकता नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका नंबर पता है ना, कि हमें एल्यूमिनियम पता है कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। पहली वाली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 3, मतलब 3 देगा, तो +3 हो गई। और क्लोरीन की अभी मैंने बताई थी -1 होती है। अब इंटू कर दो, एल्यूमिनियम का इंटू 1 में करेंगे तो Al ही रहेगा, और क्लोरीन का 3 में करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा। आया समझ? जैसे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है, क्यों? BaCl, नीचे क्या आ रहा है? 2। अब क्यों आ रहा है देखो, बना के बताती हूँ। सिंबल, ये वैलेंसी, ये फॉर्मूला। Ba ले लिया और Cl ले लिया, इसकी वैलेंसी होती है +2 मतलब 2 देता है, और इसकी होती है -1 मतलब 1 लेता है। अब Ba का इंटू 1 में करेंगे तो Ba ही रहेगा, लेकिन Cl का 2 में करेंगे तो नीचे 2 लग जाएगा। अब आ गया समझ में फॉर्मूले कैसे बनते हैं? ये नीचे 2 3 कैसे लगता है? डन। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा था। चलो ये हटा, ये इंग्लिश मीडियम का, इसको हटा देते हैं ना। चलिए, आवाज नहीं करना है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हमने क्या पढ़ा था अभी? जलीय विलयन में क्षारक। 1 मिनट रुको। आपको पता है जलीय विलयन में जब हम क्षारक को खोलेंगे तो माइनस वाले आयन रिलीज करेगा, और रिएक्शन मैंने आपको अभी लिख के बताई थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में जब घोलोगे तो क्या करेगा? सोडियम अलग हो गया प्लस, और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया। अब सोडियम के ऊपर प्लस आता है, बता दिया है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस आता है, ठीक है। आप KOH वाला फॉर्मूला भी ले सकते हो, K के ऊपर आ जाएगा प्लस और OH के ऊपर आ जाएगा माइनस, ठीक है। सिमिलरली आप MgOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हो। मैंने सारे बुक वाले फॉर्मूलाज लिए हैं। Mg अलग हो जाएगा 2 प्लस, और OH अलग हो जाएगा माइनस।
चलो बुक दिखा दूं मैं आपको एक बार, बुक में भी, और हमारे टॉपिक। चलिए चलो ये लिख लिया ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। हमने अभी जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक को देखा। क्या होता है, जलीय विलयन में अम्ल होगा वो H+ देगा, क्षारक जो होगा वो OH- देगा। अब अगला टॉपिक आता है आपका पीएच वाला, है ना, पीएच स्केल। अब देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। अब जब हमने पहले सूचक पढ़ा था, सूचक जब हमने पढ़ा था तो उसमें वो हमें क्या बताता है कि किसी सॉल्यूशन में अम्ल उपस्थित है या क्षारक, वो उपस्थिति बताता था कि उसमें अम्ल प्रेजेंट रहेगा या क्षारक प्रेजेंट रहेगा, वो उपस्थिति बता रहा है। लेकिन अब हम पीएच स्केल हम पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक सूचक की हम बात करने वाले हैं। किसकी? प्राकृतिक सूचक की। अब मैं बात करने वाली हूँ किसकी? प्राकृतिक सूचक की। अब ये प्राकृतिक सूचक क्या होता है इसे समझना है। अब ये प्राकृतिक सूचक जो हम पीएच स्केल इसमें पढ़ने वाले हैं ना, ये हमें देखो, ध्यान दो जरा। अभी जो सूचक था जो हमने पहले पढ़ा था, प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक और संश्लेषित सूचक, ये सिर्फ उपस्थिति दर्शा रहा था। लेकिन ये जो आपका अपन ये सार्वत्रिक सूचक होता है ना, मैंने प्राकृतिक लिख दिया, सॉरी ना, सार्वत्रिक सूचक होता है। क्या होता है ये? वो प्राकृतिक सूचक तो दूसरा था ना, वो तो प्रेजेंस बता रहा था। अब हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक सूचक, मतलब कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है इसका मतलब? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये वो वाले इंडिकेटर्स नहीं है जो अपन ने प्राकृतिक और गंधीय और संश्लेषित पढ़ा था, वो उपस्थिति बताने वाले होते हैं। अब ये क्या बताएगा सार्वत्रिक सूचक? ये बताता है हमें कि कोई एसिड या बेस जो है वो कितना ज्यादा, उसकी पावर कितनी है, मतलब कितना ज्यादा इफेक्टिव है ना। तो इसकी सांद्रता बताने के लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल का, ठीक है, कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसे बताने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। अब आप हेडिंग कर लो सार्वत्रिक सूचक, लिख लीजिए सार्वत्रिक सूचक, हेडिंग डाल लीजिए फास्ट। अब लिखो ये विभिन्न सार्वत्रिक सूचक, प्राकृतिक नहीं, वो गलती से लिख दिया था मैंने ना, सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, लिखिए जल्दी फास्ट, हेडिंग लिखिए आपने, बोल दूं ये चीज को, है ना। चलिए, ये विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है, ये विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है, ये विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है, लिखा, ये विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है। ये है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, ये है हाइड्रोजन आयन। अब पूरा हाइड्रोजन आयन नहीं लिखना, क्या लिखना है? H+। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाता है। ये हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को क्या लिखना है? H+, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाता है, ठीक है। लिखा आपने, ये विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है और ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाता है। अब देखो, जो ये पीएच स्केल होता है ना, ये सिर्फ किसकी सांद्रता बताता है? हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है और वो भी अलग अलग कलर्स में, सांद्रता बताता है वो भी अलग अलग कलर्स में, ठीक है। चलिए, अब आप हेडिंग कीजिए पीएच स्केल, हेडिंग करना आप पीएच स्केल। अब इसके बारे में भी मैं लिखवा देती हूँ आपको, लिखो पीएच स्केल। लिखो, किसी विलयन में
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। अच्छा, ये पीएच को इस तरीके से लिखते हैं, देखो पी छोटा एच बड़ा, ठीक है, अभी बुक में भी दिखाऊंगी। ठीक है, याद करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल में पी, अब देखो पी का और एच का मतलब समझना है, ठीक है। अब देखो पीएच है ना, तो पी का मतलब होता है पावर, पी का मतलब क्या होता है पावर, और एच को आप ऐसे याद रख लो हाइड्रोजन आयन, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है, तो पावर बताता है किसकी, हाइड्रोजन आयन की। अब देखो देखो इस पीएच स्केल में, इस पीएच स्केल में पी का अर्थ, अब एक वर्ड पुसांस, मतलब ये ना जर्मन शब्द है, ठीक है, जर्मन शब्द है ये। इसका अर्थ होता है शक्ति। इसका इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शक्ति, शक्ति है ना, मतलब कि पावर। इसका अर्थ होता है शक्ति, मतलब कि पावर, और इसको क्या बोलते हैं, पोटेंस, यहां पे लिख देती हूँ, एक जर्मन शब्द है, ठीक है। अब देखो इसका अर्थ होता है पावर, मतलब कि शक्ति। पीएच स्केल में हम पीएच स्केल से हम 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी विलयन के पीएच का मान, यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है, तो वह अम्लीय होता है। तथा यदि विलयन के पीएच का मान, विलयन के पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, 7 से 14 तक बढ़ता है, तो विलयन क्षारीय होता है, तो वह क्षारीय होता है। एक लाइन और बची जिसे मैं अगली स्लाइड में लिख रही हूँ, है ना। देखो पहले इतना समझ लो, पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल में पी का अर्थ होता है पुसांस, मतलब पोटेंस, जो कि एक जर्मन शब्द है,
और इसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति, पावर। इस पीएच स्केल से हम 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम है, किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम है तो क्या होता है? विलयन अम्लीय होता है। और यदि विलयन के पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वो क्षारीय होता है। और यदि 7 होता है तो वो उदासीन होता है, ठीक है। तथा 7 होता है, किसी विलयन के पीएच की वैल्यू 7 होती है तो वो उदासीन होता है। यदि विलयन के पीएच का मान 7 है तो वह उदासीन होता है। 7 है ना। तो वह उदासीन होता है ना। मतलब बीच का नंबर 7 जो है ना वो उदासीन होता है। चलो इसको लिख लो फटाफट से। ये प्रीवियस वाला लिख लिया क्या? हाँ लिखो, जल्दी से लिख लो, फास्ट। देखो अब याद रखो, एक बीच का नंबर 7 याद रख लो। 7 जो है वो उदासीन है, 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज्यादा है क्षारीय। बीच में उदासीन, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय, ठीक है। तो याद रखना 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है, 7 से 14 तक बढ़ रहा है तो क्षारीय होगा। यदि विलयन के पीएच का मान 7 ही है तो वह उदासीन होगा, ठीक है। अब देखो उदासीन मतलब अम्ल क्षारक कुछ भी नहीं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है? जब अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करवा दी जाती है। तो ना दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, अम्ल का भी और क्षारक का भी। चलो देखो इधर, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, मतलब कि उनकी पावर, ठीक है। ये देखा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है, पुषांश मतलब पोटेंस, जो कि एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक, 0 से 14 तक पीएच ज्ञात किया जाता है। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या है के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को दर्शाता है। हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन मतलब जो अम्ल के अंदर उपस्थित होता है ना, हाइड्रोजन आयन, इसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा। यदि अम्लीयता ज्यादा होगी तो पीएच कम होगा, मतलब 7 से नीचे साइड बढ़ेगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे नीचे साइड वैल्यू गिरेगी, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, मतलब जितनी अम्लीयता ज्यादा होगी, पीएच की वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कम होगी। अब लिखा है किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है, मतलब विलयन यदि उदासीन है, न्यूट्रल है, ना अम्ल ना क्षारक, तो उसका जो पीएच है वो 7 होगा। यदि स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो ये अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो ये विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। मतलब इस बार क्या हो रहा है, OH- की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति जो है वो बढ़ रही है। क्षार की शक्ति जो है ना वो बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक पीएच पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, सार्वत्रिक सूचक के द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये है पीएच स्केल, ये इसमें नहीं दिख रहा है, मैं अच्छे से मैं बनाती हूँ, ठीक है। चलो दिख गया। सामान्यतः पीएच जो है वो सार्वत्रिक सूचक अंतर्वर्धित पेपर या पीएच स्केल होता है ना, एक पेपर होता है, ठीक है। देखो अब ये क्या है, बीच वाला जो नंबर है ना 7 वो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। 7 उदासीन हो गया और 7 से कम जाओगे तो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और 7 से ज्यादा जाओगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। अच्छा मैंने क्या बोला, ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है, तो हम हाइड्रोजन आयन के बारे में ही लिखेंगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है जब इधर आ रहा है,
और उधर जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी। या आप ऐसा भी बोल सकते हो, देखो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों लिख कर दिया है, क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। तो ये जो बची हुई सांद्रता है वो हो जाएगी हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। इधर साइड जब आओगे तो देखो यहाँ अम्ल में यहाँ आपको हाइड्रोजन आयन ज्यादा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अम्लीय प्रकृति ज्यादा है, और यहाँ पर भी है लेकिन कम है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की ज्यादा दिख रही है तो हाइड्रोजन की कम हो जाएगी, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वृद्धि और हाइड्रोक्साइड की कमी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी और हाइड्रोक्साइड में वृद्धि, ठीक है। ऐसे होता है, और ये अलग अलग कलर में ऐसे शो करता है, ठीक है, अलग अलग विभिन्न रंगों में दर्शाता है। तो ये अपन ये वाला भी बना लेंगे, ये वाला भी बना लेंगे, कलर आप घर से कर लेना, ठीक है। टाइम क्या हो गया, चलो वैसे टाइम हो गया, अब डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आज हम यहीं क्विट करते हैं। अब अगली क्लास में हम इसका डायग्राम बना लेंगे दोनों ही, ठीक है। अभी आप लोग रख लो। चलो कल पीएच वाला लिख लिया था ना हमने, आज उसका डायग्राम बनाना था, ठीक है। पहले आवाज बंद कर लो। पीएच स्केल क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक। हमने देखा था ये विभिन्न सूचकों का मिश्रण होता है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाता है, अलग अलग कलर्स में बताता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, ठीक है। अच्छा, इस पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। और किसकी पावर बताता है ये, हाइड्रोजन आयन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितना ज्यादा वीक है, ये बताता है हमको पीएच स्केल, ठीक है। अब देखो इस पीएच स्केल में 0 से 14 तक हम पीएच को फाइंड कर सकते हैं। 0 से 14 तक हमने लिखा था, जब किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, 7 पे न्यूट्रल होगा। जब हमने देखा था एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन होती है तो क्या होता है, लवण और जल बनता है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब उदासीन होता है। तो 7 पे जो चीज होगी वो क्या होगी, उदासीन, ठीक है। और 7 से यदि हम कम जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और 7 से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, है ना। मतलब 7 से कम क्या होगा, अम्लीय प्रकृति, और 7 से अधिक क्या होगा, क्षारीय प्रकृति, ठीक है, बढ़ेगी। अब देखो ये इंग्लिश मीडियम में बनवाया था मैंने, वही है, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब देखो जो पीएच स्केल होता है ना, ये इस तरीके से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अलग अलग कलर्स में बताता है, विभिन्न रंगों में दर्शाता है, ठीक है। अब देखो आप देखो ये वाला भी बना सकते हो, और ये वाला तो बनाना ही है ये समझने के लिए, ठीक है। अभी देखो कैसे बनाया है, ये आपको दोनों एक साथ ही बना लेना, ठीक है। ये ऊपर वाला जो बनाओगे ना उसमें 0 से 14 तक नंबर्स भी मेंशन कर देना, तो आप यही जहां से इसको बनाया है ना उतनी ही बराबरी का उसको बना देना, ठीक है। ये बनाया आपने। अच्छा, ऊपर वाले में आपको कलर्स भी कर देना, अभी बुक में दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। आप कलर्स भी कर सकते हो उसमें, अलग अलग कलर में जो दर्शाता है वो। अब देखो यहाँ 7 पे, ये 7 पे हमने एक लाइन बनाई है, 7 पे वो क्या होगा, उदासीन होगा, 7 पे क्या होगा, उदासीन, ठीक है। 7 पे न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, ठीक है। 7 से कम की तरफ जब हम जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, मतलब कि अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होगी, और 7 से यदि हम उधर जाएंगे 14 तक तो क्षारकीय प्रकृति में क्या होगी, वृद्धि, क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपन और क्या होता है, और क्या होता है, देखो ये किसकी सांद्रता को दर्शाता है, ये दर्शाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, ठीक है। किसकी, हाइड्रोजन आयन की। तो अपन इधर साइड आएंगे तो बताओ हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, और उधर साइड जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन कम है, ठीक है। अपन इधर साइड आएंगे तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि। और अपन उधर साइड जाएंगे तो क्या देख रहे हैं, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। आप क्या करोगे, पहले इस तरीके से स्केल बनाओगे, एक तिरछी लाइन ऐसे बना देना, ठीक है, बीच में बराबर में, मतलब सेंटर में आ जाए ऐसे बनाना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा एसिड बेस, तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। तो ना आप उसको एसिड में काउंट करेंगे ना बेस में, उसे क्या बोलेंगे हम, उदासीन, ठीक है। अब देखो इधर साइड हम आते हैं तो यहाँ पर ज्यादा है क्या, हाइड्रोजन आयन, मतलब 7 से कम की तरफ आएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है,
और 7 से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, कम है उधर साइड। अच्छा हाइड्रोजन आयन है तो वहां पर, लेकिन मात्रा में कम है। अच्छा अब आप बोलोगे मैम ये तो सिर्फ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बताता है, फिर हाइड्रोक्साइड मतलब OH की कौन बताएगा? OH समझते हो ना आप, जो बेस में होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जो बचा हुआ है ना, यही कौन सा है? हाइड्रोक्साइड। ये जो बचा हुआ आपको दिख रहा है ना OH माइनस है, क्या है? हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन की ज्यादा है तो वहां पर हाइड्रोक्साइड की ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन की कम है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड की कम। आया समझ में? तो इधर साइड क्या होगा? हाइड्रोजन ज्यादा होगा, हाइड्रोक्साइड कम होगा, और उधर साइड हाइड्रोक्साइड ज्यादा होगा, हाइड्रोजन कम होगा। डन। अब देखो ये पीएच स्केल हो गया हमारा, ये जो कलर वाला है ना इसी को यहाँ पे बनाया है, ठीक है, और ये इस तरीके से बनाना है। अब मैं लिख देती हूँ, ये यहाँ पर ये न्यूट्रल जो लिखा है ना इसको आप लोग क्या लिखना? उदासीन। ये जो इंग्लिश वाला नाम लिखे है ना उसी को हिंदी में कर देती हूँ मैं ना, ये न्यूट्रल को उदासीन लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग मतलब अम्लीय प्रकृति में वृद्धि, क्या लिख दोगे यहाँ पे? अम्लीय प्रकृति में वृद्धि, या ऐसा बोल सकते हो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। क्या बोल सकते हैं? बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, ऐसा लिख लो, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। और उधर क्या लिखेंगे? बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? देखो ये ऐसे ही करना आप, बिल्कुल जैसे मैंने एरो लगाया इस साइड और एरो के ऊपर लिखा है तो आप भी ये चीज एरो के ऊपर लिख देना, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, और इधर एरो के ऊपर लिखना बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, है ना, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। अब ध्यान दो, ये क्या लिखा मैंने? इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में वृद्धि। तो आप लिखना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, और उधर लिखना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी। हमने दोनों जगह हाइड्रोजन को ही क्यों वो इंडिकेट किया है? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है ना, तो यहाँ पर बढ़ा के बता रहा है और वहां पे घटा के बता रहा है। आप चाहो तो दोनों लिख सकते हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि और हाइड्रोक्साइड की सांद्रता में कमी, और वहां पर लिख सकते हो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी और हाइड्रोक्साइड की सांद्रता में वृद्धि। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी। लिख लो, बनाओ, चलो इसको एज इट इज ऐसा कैसा बना लो अपनी कॉपी में, जो लिखा है ना उसके बाद आपको बनाना है, ठीक है, जो लिखा है उसके बाद वाले में बनाना है ना। देखो ये वाला स्केल आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारीय क्षारीय प्रकृति, बीच में हो जाएगा उदासीन, ठीक है। और देखिए ये वाला आपका वो हो गया, कलर वाला हो गया, इसको मैंने ऊपर बना दिया है क्योंकि वो क्या होगा, आप उस मेजरमेंट सही से कर लेंगे आप, है ना। चलो ऐसा बना लेना, है ना।
अच्छा एक चीज करना, एक चीज और क्या चेंज कर लेना, यहाँ पे जीरो, जीरो एक कॉलम और बढ़ाना आप, है ना, ये जीरो को यहाँ लिखना है ना, जीरो को यहाँ से स्टार्ट करना क्योंकि यहाँ तक जीरो आएगा। ठीक है, चलो ऐसा बना लो, बुक का देख के बना लो, या तो आप ये वाला बनाओ, उसके बाद फिर कौन सा बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, लो बनाओ, बनाइए। ये इधर एक कॉलम थोड़ा सा बढ़ा लो, जीरो जो है ना यहाँ से लिखा है ना, यहाँ से लिखना है उसको। ठीक है, जीरो को इधर साइड से लिख लेना थोड़ा। बना लो जल्दी से। पहले ये वाला बनाओगे, देन ये वाला बनाओगे। ठीक है, और स्केल से मेजर करके बनाओगे तो और अच्छी बात है, स्केल से पूरा है, जीरो से कहां तक मेजर कर लो, 14 तक। ठीक है, स्केल से जीरो से 14 तक मेजर कर लोगे तो और अच्छा बन जाएगा। चलो एक बन गया। अब कौन सा वाला बनाना है, ये जो नीचे दिया है ना, जो मैंने नीचे बनाया था, ये वाला बनाना है। ये यहाँ पे ये वाला जो स्केल है ना, ये वाला, इसमें आपको ये नीचे नीचे दिए है ना, मतलब किसका पीएच कहाँ पर आता है वो दिया है। जैसे नींबू का रस है तो वो 7 से नीचे की तरफ आ जाएगा। शुद्ध जल जो है एकदम प्योर वाटर, जिसमें ना एसिड ना बेस कुछ नहीं है, तो वो 7 पे आ जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम बिल्कुल बहुत ज्यादा बेस है तो वो उधर आ जाएगा एकदम 14 पे। और जठर रस जो है वो इधर आ जाएगा, जो एसिडिक है वो इधर आ जाएंगे, बेसिक जो है वो उधर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो लगभग 1.2 पीएच है, इसका 2.2 है। ब्लड का 7.4 होता है, आपका जो ब्लड होता है। और जो आप जो वाटर, कौन सा वाला वाटर बोल रही हूँ मैं, जो बिल्कुल शुद्ध है, एकदम शुद्ध, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं जिसको। ठीक है, आसवित जल, आसवित जल का पीएच 7 होता है, लेकिन जो नॉर्मल जल है उसमें तो एसिड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन एकदम प्योर नहीं हो सकता वो। लेकिन ये वाला जो जल है ना, आसवित जल, ये बिल्कुल प्योर होता है। ठीक है, इसका 7 है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 है। तो ये आपको अलग अलग पीएच वैल्यू दे रखी, कहाँ पर लाए करती है। ठीक है, चलो ये वाला हो गया सभी का, डन। चलो अब है ना ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ। जो ब्लू कलर से शेडेड है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रहेगी, और जो बची हुई है वो किसकी रहेगी, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, OH नेगेटिव। चलो ये वाला टॉपिक भी हमारा आज कंप्लीट होने वाला है। चलो हटा दूं आप, बुक है ना आप लोग के पास, थोड़ा बहुत बचा हो तो घर से कर लेना, है ना, बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि। अब देखो आगे बढ़ते हैं ना। अब हमको लिखना है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में पीएच का महत्व मैं बता देती हूँ, इसको छोटे छोटे पॉइंट्स करके आप लिख लेना। हमारा शरीर जो है ना, हमारी बॉडी, वो 7 से 7.8 पीएच के बीच काम करती है। और क्या लिखेंगे, देखो एक पहला यही पॉइंट लिखो। चलो आप हेडिंग करो, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हेडिंग कर लो, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हेडिंग करो। फिर लिखना हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। कार्य करता है। सेकंड वाला लिखना, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा होती है।
अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अब देखो क्या लिखा हमने, जो बारिश है, बारिश का पानी का जो पीएच है, यदि वो 5.6 से और कम हो जाएगा, अब 5.6 पे लाई कर रहा है, मतलब कि अम्लीय ही है वैसे, क्योंकि 7 से कम है, लेकिन इससे और ज्यादा कम हो जाएगा तो वो कौन सी वर्षा कहलाएगी, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहलाएगी। चलो, और क्या है, हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है। ठीक है, लिखो, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है। चलो लिखो, अच्छा देखो यहाँ पर एक और चीज देख लो, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, देखो यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट लिखवा है वो यही है। एक क्या लिखवाया है, हमारा जो बॉडी है वो किस पीएच के बीच कार्य करती है, 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करती है। और देखो, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो ये अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान भी कम हो जाएगा, है ना, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगेगी, और ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तर जीविता कठिन हो जाती है, तो उसमें जो रहने वाले जो जीव है ना, वो उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। ठीक है, अब देखो, आपके बगीचे की मिट्टी, अब आप ये लिखना, किसी अभी मत लिखना है ना, मतलब इसमें आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि पेड़ पौधों को भी अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, बस आपको इतना पॉइंट लिखना है। थर्ड तो आपने लिख ही लिया है, फोर्थ वाला ये लिख लेना, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब जो पेड़ पौधे ग्रो करेंगे तो वहां पे उनको भी एक विशिष्ट पीएच की जरूरत है। अब देखो, कई बार क्या होता है, किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, अलग अलग स्थानों से जो मिट्टी है उसको एकत्र करो और उसके पीएच वैल्यू चेक करो। अब जो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है उसकी मिट्टी का जो पीएच आपको पता चलेगा, वही सबका होगा तो वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, चलिए, और ये क्या लिखा, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। अब हमारा जो पाचन तंत्र, मतलब हमारा जो स्टमक है, अब पाचन तंत्र जो है ना, उसमें एक पार्ट स्टमक होता है हमारा, है ना, आमाशय। तो आमाशय में एक अम्ल रिलीज होता है, और वो अम्ल पता है कौन सा होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना, उसको उत्पन्न करता है, मतलब एक एसिड रिलीज करता है हमारा स्टमक। जब अपन जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे अपन, है ना। HCl प्रोड्यूस होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन के लिए। ये उदर को हानि पहुंचाए बिना, ये हमारे पेट को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अब कभी कभी क्या हो जाता है किसी को अपच, तो इस स्थिति में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उदर में क्या होता है, दर्द एवं जलन अनुभव होता है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी। अब एसिड ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अब क्षारक का उपयोग क्यों करेंगे, क्योंकि पेट में क्या ज्यादा हुआ है, अम्ल, और अम्ल को खत्म करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, क्षारक। तो एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के प्रारंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। ये एंटासिड अम्ल की अधिक की मात्रा को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो एंटासिड है वो अम्ल की ज्यादा मात्रा को क्या कर देगा, उदासीन करता है।
इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक और ये बताया मैंने, मुंह के पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है। आपके जो दांतों का इनेमल होता है ना, ये क्या हो जाता है, कैल्शियम जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। ठीक है, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप जो होता है इससे बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर होता है। जो इनेमल है वो बहुत कठोर है, ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच का मान यदि 5.5 से कम हो जाए तो ये संक्षारित हो जाता है। वैसे वो हार्ड चीज है बहुत ज्यादा, वो पानी वानी से कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन यदि एसिड ज्यादा हो जाएगा आपके माउथ में तो वो क्या हो सकता है, संक्षारित हो सकता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके क्या करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं, और भोजन के बाद मुंह साफ करने से सबसे इसे बचाव किया जा सकता है। ठीक है, मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन। अब क्षारकीय जो आप लेते हो वो क्षारकीय क्यों है, क्योंकि आप, हाँ, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करना है, आपको कम करना है, तो आपको क्षारकीय प्रकृति का उपयोग करना है। करने से क्या होगा, अम्ल की जो मात्रा होगी वो वहां पर उदासीन हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट तो हमने लिख लिए। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट ये मिट्टी ये वाला लिखेंगे, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। लिखो, फोर्थ पॉइंट लिख लो, अच्छी उपज के लिए पौधों को, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। और एक पॉइंट, वो वाला पॉइंट तो आप वैसे ही याद रख लो कि हमारा आमाशय जो है वो कौन सा अम्ल रिलीज करता है, HCl डाइजेशन के लिए। और यदि कभी इसकी किसी को अपच की स्थिति आ जाती है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एंटासिड लेंगे, जो कि कैसे होंगे, क्षारकीय होंगे, जो उसको क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट नहीं लिखवा रही हूं मैं ना। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया है पीएच वाला पूरा खत्म। हमने पीएच स्केल क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक, सब कुछ देख लिया, डायग्राम भी हमने बना लिया है। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कब किसका पीएच ज्यादा अम्लीय होगा, कब क्षारकीय होगा। इसके बेसिस पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बना लोगे। ठीक है, दैनिक जीवन में, हमारी डेली लाइफ में पीएच का महत्व हमने पढ़ लिया है। अब हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, अब उसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो पहले समझ लो। चैप्टर के लास्ट वाले टॉपिक पे हम आ चुके हैं। अब देखो ये टेबल बनी हुई है ना, इस टेबल को याद कर लेना, इसमें से आपके 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा है सिरका, तो आपसे पूछ सकता है ना, सिरका में कौन सा एसिड होता है, विनेगर में, तो याद रख लो एसिटिक एसिड। संतरा और नींबू दोनों में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, है ना, सिट्रिक अम्ल होता है दोनों में। इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही जो होता है, अच्छा दूध में भी और दही में भी, दोनों में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल। नींबू का मैंने बता दिया सिट्रिक होता है। चींटी का जो डंक होता है वो मेथेनोइक अम्ल रिलीज करता है। और उसके बाद नेटल का डंक, नेटल लीव्स हैं, और नेटल का डंक में भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। इनके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो नेटल क्या होता है, ये नेटल की पत्तियां ये दिख रही हैं आपको, ये क्या होती हैं, ये एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उगता है ना। कहाँ पर उगता है, ये जंगल में उगता है, और इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं, मतलब इसके जो पत्ते होते हैं ना उसमें डंक जैसे बाल होते हैं, और यदि वो चुभ जाते हैं तो वो कौन सा वाला एसिड रिलीज करते हैं, यही वाला मेथेनोइक अम्ल, जिससे क्या होता है, आपको वही जलन होने लग जाती है एसिड के कारण। ठीक है।